प्रधानमंत्री का मच अवेटेड संबोधन अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, जिसमें तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं पार्टियों की तरफ से। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, पीएम आवास योजना के तहत 2 स्कीम्स प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र की। साथ ही उन्होंने घर कर्ज पर ब्याज में छूट का ऐलान किया है। इसके अलावा उनके मुख्य ऐलानों में 9 लाख के कर्ज पर 4% की छूट, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी उन्होंने जिक्र किया कि गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें उनके तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए पैसे हैं उसके लिए वो सीधे उनके खातों तक पहुंचाए जाएंगे। फसल बुआई कर्ज पर ब्याज सरकार भरेगी, ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। सीनियर सिटीजन्स का भी जिक्र किया, लघु मध्यम उद्योग का जिक्र किया अपने इस भाषण में, और साथ ही नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया। होम लोन पर भी उन्होंने डिस्काउंट किस तरह से देने की बात कही है गरीब मध्यम परिवारों को। देखें, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीबों का जिक्र किया, उन्हें किस तरह से घर मुहैया हो उसका उन्होंने जिक्र किया, कृषि का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं के बारे में अपने तमाम जो बातें हैं वो रखी, ताकि किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ाया जाए, देश का विकास कैसे मुख्यधारा से जुड़ेगा इसका भी जिक्र किया। और क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, सुनिए। 2017 में गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं, 1-2 कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक आध नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्जुन मोढवाडिया, जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा, उद्योगपति केंडारो सिस्टम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर महेश गुप्ता, और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम शुरुआत करेंगे चर्चा की। जितेंद्र सिंह, आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी क्योंकि 50 दिन की मियाद खत्म हो रही थी। पहला रिएक्शन सरकार की तरफ से इस भाषण के बाद? मैं समझता हूं कि एक और तो प्रधानमंत्री ने जहां धन्यवाद किया है देशवासियों का, जिस प्रकार से उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है इस सारी प्रक्रिया में, वहां साथ ही साथ उन वर्गों को भी एड्रेस करने का प्रयास सामने आया है जो किसी न किसी तरह से छूट गए थे मुख्य धारा से। भले ही वो किसान हो, भले ही वो गर्भवती बहनें हों, भले ही वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हों, भले ही वो मध्यम वर्ग के ट्रेडर्स हों। और ये एक ऐसा प्रायश्चित मैं कहूंगा जो कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। नामालूम पिछली सरकारों की प्राथमिकता में वो क्यों नहीं आया। बजट से पहले मिनी बजट कहा जाए इसे, जिस तरह की घोषणाएं की प्रधानमंत्री ने? देखिए, वो तो पत्रकारों की ओर से टिप्पणियां करने का भिन्न भिन्न तरीका रहेगा अपने अपने ढंग का, परंतु सरकार की मंशा क्या है, आपको स्मरण होगा कि 26 मई 2014 को जब इस सरकार ने शपथ ग्रहण किया था तो प्रधानमंत्री के आरंभिक वक्तव्यों में एक वक्तव्य ये भी था कि ये सरकार गरीब को समर्पित है। और मैं समझता हूं
कि सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पूरे होते होते ये बात प्रमाणित भी हुई है, विंडिकेट भी हुई है, और आने वाले समय में सरकार की क्या मंशा रहेगी उसका भी एक प्रमाण है। नितिन जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि 50 दिन की मियाद खत्म होने के बाद देश की जनता इस तरह के ऐलान का इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री से, या फिर बेहतर ये होता कि काले धन को लेकर जो आंकड़े हैं और जो तथ्य हैं और जो भ्रम की स्थिति विपक्ष लगातार आपके मुताबिक फैलाने की कोशिश कर रहा है उसे स्पष्ट करते प्रधानमंत्री तो ज्यादा बेहतर होता? मैं समझता हूं कि जो आज आरंभिक घोषणाएं हुई हैं, भले ही कहीं इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने की या इंटरेस्ट का डिस्काउंट घोषित किया गया है, ये सब बातें भी यदि आप गहराई से सोचें तो इसलिए संभव हुई हैं कि वो काला धन, ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो स्टेट एक्सचेकर से बाहर घूम रहा था और लगभग जाया जा रहा था, वो मुख्य इकोनॉमी, मुख्य धारा इकोनॉमी में, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में सम्मिलित हुआ। तभी तो इस स्थिति में है आज सरकार और हमारा स्टेट एक्सचेकर कि हम इस प्रकार की रियायतें देने में सक्षम हैं। क्या जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, ये कहा जा सकता है कि उन घोषणाओं को इस बात से जोड़ा जाए कि 50 दिनों में जो देश की जनता ने अपने ऊपर जख्म सहे, चाहे वो नोटों की कतारों में लगने के लिए एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर, या कई मौतें भी हुई, वो एक मरहम की तरह आज के ऐलान है? मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि धन्यवाद तो प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से जो एक ऐतिहासिक बात है, आज हमें जितना उसका एहसास हो रहा है, इससे भी अधिक एहसास मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में होगा। इस प्रकार का निर्णय सदियों में एक बार, शताब्दियों में एक बार होता है, और इस प्रकार का निर्णय जो 8 नवंबर को किया गया था, ये घोषणा, उसके लिए बहुत साहस चाहिए, निस्वार्थ भाव चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही व्यक्ति कर सकता था। और आपका जहां तक सहयोग का संबंध है, जिस और आपने बहुत ठीक इशारा किया, जिस प्रकार लोगों ने आरंभिक असुविधा झेल करके भी कतारों में खड़े होकर के सहयोग किया, वो उदाहरणीय है। मीडिया ने भी जा करके उनके इंटरव्यू लिए, कुछ मीडिया मित्रों ने उनके मुंह में बात भी डालने का प्रयास किया कि शायद कुछ ये कह बैठे कि निर्णय से गलत है या वो निर्णय का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में जगह जगह जाने का हमें अवसर हुआ। हर जगह मुसीबत झेलते घंटों कतार में खड़े होकर के भी जब किसी बहन से पूछा जाता कि क्या तुम इस निर्णय का पक्ष रखती हो, इसका समर्थन करती, तो कहती थी कि हाँ, आरंभिक दिक्कत तो जरूर है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए निर्णय लिया गया, हम सहयोग देंगे। तो मैं समझता हूं ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता और उनके निर्णय की ईमानदारी पर लोगों को विश्वास है। जो एक्सपेक्टेड संबोधन था, क्या वो वही था? इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल है जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। शेष नारायण जी। जितेंद्र सिंह जी नमस्कार। एक सवाल ये है कि जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1992 में जो भाषण दिया, और उसकी आपकी सरकार ने उसका तारीफ भी की, वित्त मंत्री ने भी और सरकारी स्तर पे और पूरी दुनिया ने, तो उसका एक प्रमुख लक्ष्य था कि सब्सिडी रिजीम जो है, वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो सब्सिडी रिजीम है, उसको खत्म करने की बात की गई थी और आज तक चल रही है वो। तो आज ये जो नया इन्होंने स्कीम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या सब्सिडी रिजीम को नए रूप में फिर से पुनर्जन्म देने की कोशिश की जा रही है? कतई नहीं, बल्कि तथ्य इसके विपरीत है। और एक क्षण में मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। यकीनन जो अच्छा कदम लिया जाता है उसकी सरकार सराहना करती है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम होलियर देन दाउ एटीट्यूड छोड़ दें, त्याग दें, राजनीतिक लकीरों से और राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठ करके देश हित के लिए सोचते हुए आगे बढ़ें। और जहां तक सब्सिडी का संबंध है, आपको स्मरण होगा 2014 का चुनाव लड़ा गया था 9 और 11 सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर के। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? लेकिन ये सरकार थी और ये पार्टी थी, ये प्रधानमंत्री थे जिसने ये अपील की देशवासियों को कि क्यों ना आप सब्सिडी छोड़ दें यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं। और लोगों ने प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता के चलते 1.5 करोड़ लोगों ने तुरंत अपनी सब्सिडी छोड़ दी, गिव इट अप एक प्रयास के अंतर्गत। और उसका ये परिणाम हुआ कि जो बीपीएल महिलाएं थीं उनको मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, उज्ज्वला योजना। तो ये सब्सिडी से तो दूर जाने का एक प्रयास है। एक दूसरा सवाल भी ले लें। सब्सिडी प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए, और दूसरी बात ये भी कि सब्सिडी प्रोटेक्शन फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट इज ऑलवेज इनकम्पैटिबल विद अ हेल्दी इकोनॉमी।
और ये करने का प्रयास वर्तमान सरकार ने करके दिखाया है। एक सवाल और छोटा सा है कि जो राजनीतिक पार्टियों की जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, जो उनकी चोरी है, वो अभी कुछ केसेज में आपने हाईलाइट भी किया है, तो उस पर क्या ये नहीं संभव था कि प्रधानमंत्री उन्होंने फिर बैतलवा डाल पर कर दिया कि सारे लोग बैठ के फिर बात करो, तो 50 साल से कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जैसे नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसी तरह से आज ये कह देते कि भाई आपको आरटीआई के अंदर आना है या आपको अपनी सारी इनकम पे टैक्स देना है? ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? देख, इस प्रश्न के दो भाग में उत्तर दूंगा। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं कहना चाहिए था, उनका स्क्रिप्ट उन्होंने स्वयं लिखा, आपसे और हमसे पूछ के नहीं लिखा। दूसरी बात ये कि ये अज्यूम कर लेना कि इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका अर्थ यह है कि हम पिछले 2.5 वर्ष के रिकॉर्ड को सही तरह से समझ नहीं पाए। क्या आज से 2.5 वर्ष पहले आपने सोचा था कि इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया जाएगा? और आज कैसा हम ये ऐसे कैसे कल्पना कर लें या एज्यूम कर लें कि साहब आगे कुछ नहीं होने वाला, ये मुहिम जारी रहेगी, प्रधानमंत्री ने यही कहा है। लेकिन एक बड़े पोलाइट ढंग से ये कहा है कि हम होलियर देन दाउ एटीट्यूड, मेरे ख्याल से उसी दिशा में एक पहला कदम है ये। और निश्चय ही जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये मुहिम चलेगी तो हर वर्ग के प्रति चलेगी। आपकी काफी बातों से अर्जुन मोढवाडिया सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, वो कुछ सवाल भी आपसे करना चाह रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया जी, पूछिए। देखो, प्रधानमंत्री ने आज बताया कि 100 साल में जो निर्णय कोई विश्व में कोई नहीं ले सके वो हमने लिया और वो 125 करोड़ जनता ने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि नोटबंदी के द्वारा हमने एक झटके में आतंकवाद, ड्रग माफिया, मानव तस्करी और अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी है। आज 50 दिन पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया था कि मुझे 50 दिन ही दीजिए, अगर 50 दिन में मैं सफल नहीं रहा तो मैं चौराहे पे खड़ा रहूंगा और चौराहे पर मुझे जो भी सजा देना है मुझे दीजिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री तो इस मुद्दे पर एक दफा गोवा में रो बैठे थे। तो मैं ये प्रश्न ये पूछता हूं कि आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो तो ठेर पुरानी योजना में इधर उधर कुछ करके उन्होंने एक ध्यान बटोरने के 50 दिन में जो लोगों ने सहा और प्रधानमंत्री का डिमोनेटाइजेशन 100% विफल रहा। 1 रुपये का काला धन नहीं आया, जितेंद्र जी, आतंकवाद खत्म नहीं मोढवाडिया हुआ साहब कहना चाह रहे हैं कि ये तमाम घोषणाएं, तोहफे, ये जनता के लिए आईवॉश है, उसका जवाब देना न पड़े, मोढवाडिया साहब यही प्रश्न है ना आपका? इसलिए उन्होंने आज कुछ योजनाएं नहीं बनाई। जितेंद्र जी, हाँ, मैं समझता हूं इसका उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इस प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। सवाल और भी उठा, अर्जुन जी इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अर्जुन जी इसका जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी सहारा से पैसा लिया कि नहीं लिया 40 करोड़ रुपया? जितेंद्र जी बोलिए। उन्होंने ये जो बिरला ग्रुप से 15 करोड़ रुपया लिया कि नहीं लिया? जितेंद्र जी जवाब बोलिए। जानना चाहती थी जनता, आज वो जवाब नहीं मिला है। विरोधी विपक्ष कांग्रेस आप पर सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो घोषणाएं और तोहफे नए साल के अवसर पर दिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, ये जनता के लिए आईवॉश है, क्योंकि 50 दिन में जो लगातार जख्म मिलते रहे उन पर मरहम का काम कर रहे हैं ये सब। यदि आप 2 क्षण दें तो इस बात स्पष्ट हो जाती है। पहले तो मैं समझता हूं कि ये उत्तर की इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। 125-26 करोड़ की जनता इस देश की इसका समर्थन कर रही है। हम पैनल में बैठे हुए यदि इससे अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि हम नहीं कर पाए 70 वर्ष, तो इसका इलाज किसी और स्तर पर करना होगा। बाकी रहा मरहम का, जहां आप कह रहे हैं कि कतारों में लोगों ने खड़े होकर मुसीबतें झेली है, वो ही जजमेंट है। किसी पैनल में बैठ करके इसकी जजमेंट नहीं होगी कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। और 50 दिन में यदि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए, तो 50 दिन में ये प्रक्रिया उस हद तक आगे बढ़ी है। और जैसे उन्होंने कहा कि अब जल्दी बैंक अपने सामान्य काज की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये स्वाभाविक है और यही एक्सपेक्टेड था। अब आप कहें कि सहारा में क्यों नहीं हुआ, तो आपका क्या अपेक्षा थी कि आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं सहारा की सफाई देने के लिए? अरे साहब, और वो भी ऐसा केस जो कोर्ट ने खारिज कर दिया, जो एक नासमझी में किसी नेता ने उठाया और भूकंप अपने ही घर में आ गया उनके,
तो आप क्या समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इसका उत्तर देने के लिए आपके लिए बैठे थे? प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं देश की जनता के लिए, और आज देश की जनता का जो समर्थन और भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है, दुख झेल करके, असुविधा झेल करके, और जिस प्रकार वो आज भी समर्थन कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो अपने में उत्तर है। अर्जुन जी, आपकी हालत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसीलिए आप इस तरह से आलोचना कर रहे हैं और लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप जो मर्जी कहते रहिए, 125 करोड़ जनता किसके साथ है ये स्पष्ट है। जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, ये सवाल जो इनकम टैक्स के पास जो रिकॉर्ड है, जो दोनों की डायरी मिली हुई है, एक्सेल सीट मिली हुई है, वो एविडेंस के तौर पर है। दूसरा ईमेल मिला हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने ये 9 बार मिला के ये 40 करोड़ रुपया सहारा ग्रुप से लिया, 25 करोड़ रुपया आदित्य बिरला ग्रुप से लिया। ये जितेंद्र और जी स्पष्ट कर चुके हैं, ईमेल में दिया गया ये वो स्पष्ट कर चुके हैं कि ये संबोधन उसलिए नहीं था, ये 50 दिन की नोटबंदी के दिन पूरे हो रहे थे उस पर था, और उस पर उन्होंने जो भी बातें कही और उसके बाद तोहफे और ऐलान किए। मुद्दे की बात करनी चाहिए। अर्जुन जी, जब से चर्चा शुरू हुई आप इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा उसी मसले पर अगर हम रहे तो बेहतर रहेगा। मैं एक क्षण लेके, इतनी हास्यमय बात है, ये तो एंकर पर्सन को बता रहे हैं कि विषय क्या होना चाहिए, विषय बदल दीजिए। शायद वो भूल गए हैं कि किस विषय को लेकर के चर्चा आरंभ हुई है। और दूसरी बात ये कि ये शायद ये अज्यूम कर बैठे हैं अपनी खुशफहमी में कि इन्होंने प्रधानमंत्री को कटहरे में बुलाया था सहारा संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी भी हैं। जितेंद्र जी, वो भी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि विरोधियों ने इन 50 दिनों में आप पर तरह तरह के हमले किए हैं। साथ ही ये कहा है कि भाई बहुत बेहतर तरीके से इस नोटबंदी के पूरे अभियान को लागू किया जा सकता था, खामियां बहुत सारी रही, संवेदनहीनता भी नजर आई। नवल जी। जी, बस मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, देखिए हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं है कि हम सरकार के हर एक कदम का विरोध करें। हमारे नेता नीतीश कुमार अपने व्यक्तित्व और विचारों की गंभीरता के लिए जाने जाते हैं, और हमने नोटबंदी का भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति सरकार की जो जिजीविषा है, हमने उसका मजबूती से समर्थन किया। आज हमने प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना, उसमें कुछ जी मैं वहीं आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी को नोटबंदी के बाद के कुछ कदम के बारे में भी बोलना चाहिए था। जैसे नोटबंदी के बाद के व्यापक वित्तीय ब्यौरे देश की जनता के सामने पेश करने चाहिए थे। नोटबंदी से कितने पैसे आए, उन पैसों का देश की जनता के हित में कैसे उपयोग किया जाए। फिर हमारे नेता नीतीश कुमार जी बार बार यह मांग कर रहे थे कि नोटबंदी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक छोटा कदम हो सकता है, कुछ अन्य कदम की भी आवश्यकता है। तो हम यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बेनामी संपत्ति पर प्रहार की दिशा में भी कुछ नई घोषणाएं करेंगे। दूसरी बात यह कि उन्होंने किसानों के लिए कई सारी घोषणाएं की। हम इस आशा में थे कि शायद वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलते और किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, चूंकि अभी धान की खरीदगी का सीजन चल रहा है, तो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के बारे में कुछ बोलते। साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसके बारे में कोई प्लान पेश करते प्रधानमंत्री जी, कोई बड़ा लेआउट पेश करते देश की जनता के सामने। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे विरोधी उम्मीद कर रहे थे। जितेंद्र जी, बेहतर तरीके से और प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता था, उसमें कृषि जगत से जुड़े हुए मसले भी थे, रोजगार से जुड़े हुए मसले भी थे, और सीधे तौर पर जिस नोटबंदी को लेकर लगातार बीजेपी अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी और जनता का समर्थन होने का दावा किया जा रहा था, उसको लेकर आंकड़े और तथ्य पेश किए जाते। हाँ, यदि 1 मिनट की अनुमति देंगे तो 2-3 भाग में इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है, नीतीश कुमार जी ने इस निर्णय का समर्थन किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार इस बात को तस्लीम किया, एक्नॉलेज किया कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस निर्णय का स्वागत किया है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। बेशक विरोधी दल होने के नाते, जैसे कि ठीक कहा जा रहा है, नीतीश कुमार जी ने ज़मीन की हकीकत को पहचाना, उसे सराहा और उस पर ऊपर जनता की भावना को समझते हुए और देश हित को समझते हुए। अब दूसरी बात ये रही कि किस प्रकार उसका अमल होना चाहिए था। समय समय पर अलग अलग किस्म के प्रावधान लाए गए, वो इसलिए नहीं कि कोई रणनीति तय नहीं हुई थी,
बल्कि एक रणनीति, एक ऑनगोइंग प्रोसेस के तहत चल रही थी। जिस प्रकार के इनपुट्स आते थे उस प्रकार कुछ मॉडिफिकेशंस भी की जाती थी। तीसरी बात रही बेनामी प्रॉपर्टी की, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसके खिलाफ भी कदम उठाए जाने चाहिए और उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, बेनामी के खिलाफ कानून पहले से आया हुआ था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे ठंडे बस्ते में छोड़ा था। और यकीनन जिस दिशा में ये सरकार निकल चुकी है, आने वाले पड़ाव ये भी कवर किए जाएंगे। हाँ, अब सभी घोषणाएं आज हो जाएं नव वर्ष के अवसर पर, ऐसी तो कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी स्वागत अगर करता आपकी हूं अनुमति जिस हो तो प्रकार मैं से छोटा सा जेडीयू सवाल की और ओर से बिल्कुल नवल जी, बात समर्थन पूरी मिला कर है लें इस जितेंद्र निर्णय जी। को। नवल जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका दूसरा मसला क्या है? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नोटबंदी लागू हुए 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि संक्षिप्त नोटबंदी में। से जुड़े हुए जितने भी शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान देश की जनता के सामने पेश करना चाहिए था। अरे वो क्या जैसे चाहिए था वो नोटबंदी बताएंगे? के आप बारे सवाल में, पूछिए। आतंकवाद से लड़ने में, नक्सलवाद से लड़ने में, करप्शन से नवल लड़ने जी, में, सवाल इन सारे चाहिए मुद्दों पर क्या अभी था, तक वो कहां तो प्रधानमंत्री खुद तक तय है। करेंगे। वो खुद तय करेंगे उन्हें क्या करना है, नहीं करना, जी। उन्हें किन बातों को शामिल करना जी, है। मेरा एक आपका छोटा सा सवाल विरोधी है। होने मेरा के नाते एक क्या छोटा है? सा सवाल है। हाँ। अभी मंत्री जी ने 70 साल की चर्चा की। जी, अभी मंत्री जी ने 70 साल की चर्चा की, और प्रधानमंत्री जी भी बार बार 70 साल से जंग लगे होने की चर्चा करते हैं। तो एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते मेरा बड़ा निरीह सा सवाल है कि इन 70 सालों में आपकी भी सरकार रही। एक दूसरी बात है कि अगर 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ, 70 साल में करप्शन हुआ, तो करप्शन तो केवल अकेले प्रधानमंत्री करते नहीं है, पूरी कैबिनेट शामिल होती है। तो इन 70 सालों में पटेल भी शामिल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कभी न कभी मंत्री रह चुके, लाल बहादुर शास्त्री भी थे। तो इन 70 सालों में आप किसे दोषी मानते हैं और किसे नवल निर्दोष जी, मानते हम हैं? बहुत पीछे क्योंकि चले जब भी जाएंगे। आपकी हम उंगली बहुत- 70 साल बहुत की पीछे रुकती चले है, जाएंगे। महेश गुप्ता तो को मैं फिर यहाँ कई पर सारे शामिल लोग करना कटघरे में चाहूंगी। एक साथ आकर इसका खड़े हो मतलब जाते ये हैं। हुआ, आप दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, सरदार पटेल के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार तो की क्या आप जांच मानते हैं होनी कि मंत्री शास्त्री में जी ने रहे भ्रष्टाचार नवल जी। किया? नवल जी, ये बहुत फिर दूर का विषय हो जाएगा। अब नीतीश कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए की जांच होनी चाहिए। अरे साहब, विषय से कहां दूर हट महेश गए। गुप्ता तो क्या जी, वाजपेयी महेश जी की गुप्ता सरकार जी। भी भ्रष्ट थी, आप ऐसा मानते नवल हैं? जी, आप बेकार की बातों को शामिल करके जो असल मुद्दा है उससे फिर हम विषयांतर हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उद्योगपति हैं। महेश गुप्ता जी, 50 दिनों में प्रधानमंत्री की मियाद खत्म होने के बाद आज उनका संबोधन हुआ, और संबोधन के बाद क्या आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कुछ रफ्तार मिलेगी, या किस तरह का असर आपकी नजरों में पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी। हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीफ दी है सब सेक्टर्स को। किसानों को रिलीफ दी है, हाउसिंग को रिलीफ दी है, इससे कि हाउसिंग सेक्टर बढ़ेगा तो सब सेक्टर बढ़ते हैं। जो लोगों को नौकरी छूट गई थी वो नौकरी मिलेगी, लोग नए नए मकान बनाने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन अप्रूव किया है, और मैं चाहूँगा कि कम से कम इस लोन को सरकार मॉनिटर करे और ये इंश्योर करे कि ये पैसा असली में लोन क्रेडिट लाइंस खुलें, ट्रेडर्स की भी और इंडस्ट्री की भी। अगर ये ट्रेडर लाइंस खुलेंगी, जो आज डिमांड कम हो चुकी है जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, वो स्लो डाउन अच्छा पिकअप होगा। और मैं चाहूँगा कि इसको मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर अगर काम किया जाएगा तो पूरे देश को इससे बहुत फायदा होगा। हमें कोशिश कर रहे हैं कि जनता मानता के हूं एक- जी 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 जितेंद्र जी, एक बात मैं का मानता जिक्र हूं कर एक दूं बड़ा फिर ही मैं आपके साकार- पास आ जाती हूँ। हम ये कोशिश जी, कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष हमारे साथ है और जो तमाम लोग हमारे इस पैनल में जुड़े हुए हैं वो एक एक ऐसा सवाल उठाए जो जनता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे, और उस सवाल के जरिए जनता के मन में संबोधन को लेकर जो भी आशंकाएं या संभावनाएं थे उनके जवाब उनको मिल पाए। जितेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए। मैं केवल ये कह रहा था कि बहुत ही सकारात्मक सुझाव इन्होंने दिए हैं कि जो सरकार की ओर से रिलीफ दी जा रही है इन वर्गों को, वो उन तक पहुंचे टू दी राइट पर्सन। निश्चय ही सरकार का ये दायित्व है और सरकार ये सुनिश्चित भी करेगी कि ऐसा ही हो। परंतु संक्षेप में मैं एक बात की ओर इशारा चाहूँगा और ध्यान हमारे दर्शकों का भी रहे कि वो वर्ग जिनके ऊपर शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था, गर्भवती महिलाएं, कितनी ही यहाँ पर मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी के चलते हो जाती है, उसके ऊपर ध्यान देना। ये 6,000 रुपये की ये जो उनको राहत है गर्भावस्था में,
आरंभिक दिनों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी उसके बाद। और उसके साथ में हमें ये भी याद रहे कि जहां एक और इस देश में 65 से 70% जनसंख्या युवाओं की है, 35 से 40 वर्ष की कम आयु की, वहां दूसरी ओर 65 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी ओर ध्यान शायद पर्याप्त तौर पर नहीं गया था। उसके लिए भी एक राहत आई है कि आपके फिक्स डिपॉजिट पर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो 8%। तो मैं समझता हूं कि वो वर्ग, और किसान तो है ही है, मध्यम वर्ग, मध्यम व्यापारी, जो वर्ग जो ध्यान के काबिल थे, और देखिए, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इतने बड़े देश में केवल 25 लाख लोग हैं जो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं 10 लाख से ज्यादा, और मैं तो ये भी इसमें बात जोड़ दूं कि वो भी अधिकतर होंगे सरकारी कर्मचारी, नौकरी पेशा, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प नहीं। जो छिपा सकता है उसने भरपूर छिपाया है। तो क्या ये समय नहीं आ गया था कि हम सच्चाई का सामना करते हुए देश हित के लिए अपने पास उतना ही रखें ना जितना चाहिए? कोई किसी से ले तो नहीं रहा, लेकिन तकिए में दबा के रखने से या चद्दरों में बांध करके रखने से, जैसा कि गत वर्षों में होता रहा, लाभ किसका है? ना अपना, ना देशवासियों का। जितेंद्र सिंह जी, मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा। ये जो कैश क्रेडिट वाला मामला है, पहले दिन 8-10 को बैंक्स खुले हैं तो ये बहुत सारी खबरें आएंगी, कैश क्रेडिट वाले लोग जो हैं कैश ले लेके बाजार से कमीशन पे, और वो अपने कैश क्रेडिट का लोन अदा कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो कैश क्रेडिट पर उन्होंने इसको 25% जो कर दिया है, तो क्या आपको लगता नहीं कि फिर लूप होल छोड़ दिए गए हैं? और दूसरा, बिल्डर जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो बड़े पैमाने पे डैमेज हुआ है, हर सेक्टर में जो कैश सेक्टर था इकोनॉमी का, सारा ब्लैक नहीं था, उसमें बहुत सारा जो था वो था केवल बैंकिंग चैनल्स में नहीं आया था। उस सब का जो डैमेज हुआ है, क्या ये सब करके उस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की है आपने? निश्चय ही जो पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से बाहर जा रहा था उसको मेन स्ट्रीम लाने का तो प्रयास करना ही है। अब उस प्रयास के अंतर्गत बीच बीच में जिस प्रकार की इनपुट्स आती हैं उस प्रकार का संज्ञान भी लिया जाता है। ये तो खुले मन से, ओपन माइंड से सरकार इस दिशा में चल रही है। देखिए, सरकार का तो अपना कोई स्वार्थ है नहीं, प्रधानमंत्री का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक बहुत साहस वाला कदम है ये, एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस प्रकार का निर्णय लेना। और बहुत सारे तो मीडिया मित्र ये भी टिप्पणी कर रहे थे कि साहब ये अब चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले डिजास्टर हो गया। और हमारे विपक्ष वाले कहते थे कि चुनाव को मद्देनजर रख करके किया गया। और मेरा यह प्रश्न है कि यदि चुनाव को मद्देनजर रखकर किया गया तो इसका मतलब कि चुनाव हमारे पक्ष में जाएगा, और यदि हमारे पक्ष में जाएगा तो इसका मतलब लोग इसके साथ हैं। तो देखिए, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि एकेडमिक आर्ग्यूमेंट कोई रहा ही नहीं विपक्ष के पास। नहीं, चुनाव वाला तक आपने कहा कि इसमें कुछ यदि इसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, बीच में कोई पिटफॉल्स आते हैं, तो उनको कवर करने के लिए तैयार है सरकार। जैसे उस दिन 5,000 का कैप था, जब इस प्रकार की इनपुट्स आई तो हटा भी दिया गया, क्योंकि जब प्रयास में ईमानदारी है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, तो खुले मन से प्रयास जारी रहेगा। नहीं, मेरा सवाल यह है कि मैं डायरेक्ट सवाल में पूछ रहा हूं कि जो कैश में ब्लैक मनी था वो भी बरास्ता छोटे छोटे डॉक्टर्स और पेट्रोल पंप्स और कैश क्रेडिट का जो मामला है, लोगों ने अरबों रुपए जमा करा दिए कैश में ले जाके, और उस पर टैक्स तो पड़ा नहीं। आपकी बात समझ, तो उस पर नहीं, उसको लूप होल को जी, आप यदि पिछले 6 महीने का घटनाक्रम देखेंगे, जिस प्रकार इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई, आप डॉक्टरों की ओर इशारा कर रहे हैं, वकीलों की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वो सब उनको एक अवसर दिया गया। जब नहीं दिया गया तो इनकम टैक्स की कार्रवाई भी आरंभ हुई, दूसरी भी कार्रवाई आरंभ हुई। प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र के नाम संबोधन में कह रहे हैं, या आपके शायद ध्यान में नहीं हो, बहुत से दर्शकों के ध्यान में भी नहीं होगा, कि केवल 25 लाख लोग हैं जो अपनी 10 लाख से ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो निश्चय ही सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया हुआ है और इसके लिए उचित कार्रवाई की भी जाएगी और की जा भी रही है। पिछले 6 मास में ये नोट बदली के निर्णय से पहले अगर आप देखें फॉलोअप, जिस तरह का घटनाक्रम चला है, बार बार लोगों को मौका भी दिया गया कि वो जो कैश जिसको आप कह रहे हैं, भले ही वो कैश है कि दूसरे किसी रूप में है, यदि वो मुख्य धारा से बाहर का है तो उसे मुख्य धारा में लाएं।
उसके लिए उन्हें अवसर भी दिए गए, और जब नहीं जो लाने में सफल रहे या जिन्होंने लाना उचित नहीं समझा उनके खिलाफ कार्रवाई आरंभ भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी आपको देखने को मिलेगी। जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने बैंकों की सराहना भी की। पिछले 50 दिन में जिस तरह से बैंक में लोगों ने काम किया, वहां के अफसरों ने काम किया, वहां पर निचले तबके ने काम किया, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में दिए गए सुधारों के लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देशों की भी बात की है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस में आने में बहुत वक्त लगेगा और उसको दूर दराज तक जो रूरल एरिया है वहां तक पहुंचने में भी बहुत वक्त लगेगा। ऐसे में किस तरह से डिजिटल हम लेन देन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल जो हम कैशलेस होने की बात कर रहे हैं, क्या ये कर पाना बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है? आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूं और इस आपकी बात में कुछ मेरिट भी है। ये एक बहुमुखी देश है, हिट्रोजिनस नेशन, तभी इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं ग्रामीण क्षेत्र हैं, कहीं शहर हैं, लेकिन एक प्रयास आरंभ हुआ है। धीरे धीरे उन क्षेत्रों तक भी पहुंचने का प्रयास रहेगा और मुझे विश्वास है सफलता रहेगी हमें, जहां पर के कठिनाइयां हैं इसे लागू करने में, कि जिसे वो कहते हैं कि मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम चाहते हैं कि आप दें, लेकिन इस वक्त कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसके बाद हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए एक व्यापक रोड मैप की विवेचना करेंगे। एक बार फिर मोदी जी ने देश को हताश और निराश किया। मोदी जी की नीतियां देश के गरीब के लिए नासूर बन गई हैं। बात तो करते हैं 125 करोड़ देशवासियों की और नीतियां हमेशा बनाते हैं अपने 50 उद्योगपति मित्रों के लिए। सबसे अधिक उम्मीद देशवासियों को प्रधानमंत्री जी से थी कि जनता का पैसा जनता के खातों से निकालने की पाबंदी आज मोदी जी हटा देंगे, पर आज इससे भी देशवासी बहुत निराश हुए, क्योंकि उनके मुताबिक ये पाबंदी हटने में शायद पूरा वर्ष लग जाए। जितेंद्र जी, आपने सुना रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता के खातों में जो निकालने में जनता को परेशानी हो रही है वो सीमा हटा देंगे प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इससे देश की जनता बहुत निराश है। बिल्कुल, और मैंने वो भी सुना जो उससे पहले उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि देश हताश है, और जब ये कह रहे थे तो उनके चेहरे पर हताशा थी। ऐसा लग रहा था मानो अपनी हताशा छिपाने के लिए वो देशवासियों का नाम ले रहे हैं। जिस बेसब्री के साथ, उत्साह के साथ और जोश के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन का देश के एक एक नागरिक ने इंतजार किया है, प्रतीक्षा की है, उसी से जाहिर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी उम्मीदें बंधी हैं इस देश को। आज मैं 3 प्रदेशों का प्रवास करके शाम को लौटा हूं और हर जगह एयरपोर्ट से लेकर के जहां तक जाते थे तो यही होता कि साहब आज तो 7:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष को कुछ कहने को रह नहीं गया, इसलिए हताश हुए। और दूसरा ये कह देना कि अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या रोड मैप होगा ये डिफाइन नहीं हुआ। मैं समझता हूं वो भी एक नासमझी कहना तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन कम समझी जरूर है। ये पिछले 6 मास से ये हो रहा है जो कुछ, और ये जो घटनाक्रम हुआ है ऐतिहासिक, जो क्रांतिकारी भी है और जो अब आज तक कभी नहीं हुआ, वाकई 70 वर्ष में कभी नहीं हुआ, ये अपने में ही इट इज द अनफोल्डिंग ऑफ द रोड मैप। आगे आगे देखिए होता है क्या। जितेंद्र जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि जो जनता के भीतर कुछ शंकाएं और आशंकाएं थी उनका आपने बहुत ही खुलकर और बेबाक तरीके से उत्तर दिया। बाकी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।